हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वर्डित जितने भी सेक्शन हैं, जितनी भी धाराएं, उन धाराओं को लेकर के आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जितनी भी मुख्य धाराएं, उन धाराओं पर बात। तो सबसे पहली धारा है 2A है। तो 2A में जो होता है प्रपोजल है। तो प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, मतलब जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करता है तो उसको हम प्रपोजल कहते हैं। दूसरा है प्रॉमिसी है 2B के अकॉर्डिंग। उसमें जो है वो सामने वाला जो है जब अपने वचन को या प्रस्ताव को क्या करता है, वचन दे देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम वचन कहते हैं 2B के अकॉर्डिंग। 2C में जो है इनके जो पर्सन है, माना ए और बी हैं, तो ये प्रोमिसर जो हो गए मिस्टर ए हो गए और प्रोमिसी मिस्टर बी हो गए। तो ये सेक्शन याद रखिएगा 2C। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया प्रतिफल होता है। तो प्रतिफल में आप याद रखिएगा डी को याद करना है। तो कंसिडरेशन में डी आता है, इसलिए 2D हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 2E। 2E में जो होता है एग्रीमेंट आता है, तो डबल ई आता है एग्रीमेंट। तो 2E जो होता है वो एग्रीमेंट को डिनोट करता है, डबल ई। नेक्स्ट जो होता है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है 2F होता है। तो इसको पारस्परिक वचन कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मिस्टर ए ने, जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 5,000 रुपये मांगे और बी ने बोला ठीक है भाई आ जाओ, घर से ले जाओ। बी जाता है ए जाता है बी के पास लेने के लिए 5,000 रुपये। अचानक वो देखता है बी को भी कहीं जाना होता, तो बी जो है ए के सामने प्रस्ताव रख देता है कि भाई 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी दो, मैं आता हूँ अभी जस्ट। तो वो ए भी क्या करता है, बी को गाड़ी दे देता है, अपनी चाबी दे देता है। देन तो यहाँ इस जो यहाँ पे जो ये प्रॉमिस हो रहा है उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका वाइड एग्रीमेंट होता है। याद रखिएगा वाइड वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वाइड एग्रीमेंट भी होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट 2G के थ्रू डिनोट होता है, जिसको आप जीरो एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है 2H जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट को डिनोट करेंगे और एग्रीमेंट मतलब इन्फोर्स बाय लॉ हो जाता है, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है 2I है, वाइडेबल है। तो याद रखिएगा आई में वाइड है ना, मतलब यहाँ पर आई जब लग रहा है तो वाइड के साथ एबल भी अगर हो जा रहा है तो ये वाइडेबल हो जा रहा है, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I। लास्ट में है 2J जो है आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो याद रखिएगा यहाँ G जो है एग्रीमेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ के थ्रू हो जाता है, तो ही वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो G वाला जो सेक्शन है वो क्या है, वाइड है, और J वाला जो सेक्शन है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एग्रीमेंट में जो पहले आता है तो G होता है, और जो J जो होता है बाद में आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एग्रीमेंट के बाद में आता है। तो ये चीज़ आप भी याद रखिएगा आप लोग। आगे के सेक्शन में हम देखते हैं कि सेक्शन 4 में जो बताया है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, मतलब जो भी आपको प्रपोजल रखना है उसके पर्टिकुलर क्या कम्युनिकेशन होने वाले, कैसे वो दोनों पार्टी आपस में बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो है सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 5 में जो है वो रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस। अगर कोई प्रपोजल दो पार्टी ने कर लिया है, ए बी ने कर लिया है, तो इसको खंडन कैसे करना है, इसका डिटेल जो है सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 6 में जो है मोड्स ऑफ द रिवोकेशन है, मतलब खंडन के क्या क्या प्रकार होते हैं, इस प्रकार का जो वर्णन है वो सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन मतलब किसी चीज़ को तोड़ने के लिए बताया गया है, ऐसी चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन 10 में जो है आपका वह व्यक्ति जो अनुबंध कर सकता है या जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी कैपेसिटी है वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 11 में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को बताया है, तो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट रखना है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है सेक्शन 13, 14, 15 और 16, ये बहुत ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंट है। तो 13 में जो है आपका डेफिनेशन ऑफ द कंसेंट के बारे में बात करता है, मतलब सहमति की क्या परिभाषाएं हैं, इस पर बात करना है।
14 पे जो है फ्री कंसेंट के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल भी जाए। और यहाँ से 15, 16 और 17 ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उत्पीड़न है 15 का। 16 का जो है वो अनुचित प्रभाव है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मतलब इन्फ्लुएंस करके मतलब बहका करके किसी को लेके जाना। और 17 में जो है फ्रॉड में, मतलब कि कोई पर्सन जो है थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी को जानबूझ करके क्या करता है, उसके साथ कपट करता है, पैसे के साथ गबन कर लेता है, इस तरह की जो चीज़ें करता है उसको सेक्शन 17 के अंतर्गत जो है डिनोट किया गया है। आगे जो है आपका यहाँ तक ये जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन को डिनोट किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गलत तरीके से क्या करना, प्रेजेंट करना। जैसे बताना कि किसी पर्सन की गाड़ी है बहुत ज़्यादा खटारा हो चुकी है, लेकिन तब भी वो बता रहा नहीं मेरी गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, उसके जो इंजन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो इस तरह करके वो क्या करते हैं, अपने मिस रिप्रेजेंट करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। 20 to 22 में जो है मिस्टेक, गलतियों के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं सेक्शन 23 में जो बताया गया है अनलॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, मतलब कि जब दो लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं, प्रस्तावक और प्रस्ताविक, तो वहाँ पर एक चीज़ होता है जिसको हम जो उसमें से निकल करके आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो उसे बोलते हैं प्रतिफल। तो जो प्रतिफल जो होता है जब भी होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में 23 सेक्शन में बताया है। 24 सेक्शन में बताया हुआ है कि एग्रीमेंट वाइड है, लेकिन इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन अ पार्ट, अगर जो कंसिडरेशन जो होता है या कंसिडरेशन के जो या ऑब्जेक्ट या एग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो अनलॉफुल होते हैं, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट होते हैं। मैंने वाइड के बारे में बताया, वाइड एग्रीमेंट जो होता है 2G के अकॉर्डिंग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। 225 में बताया है एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन बताए गए हैं जो कंसिडरेशन के बिना मतलब एग्रीमेंट जो होते हैं वाइड भी हो सकते हैं, जो भी कंडीशन है। नेक्स्ट जो है 26 में बताया गया है कि एग्रीमेंट इज रिटेन्ड ऑफ ए मैरिज, मतलब रिटेन्ड का मतलब होता है किसी की शादी में बाधा डालना। तो जैसे कोई पर्सन है किसी की शादी में अगर बाधा डाल रहा है तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग बताया गया है। सेक्शन 27 में बताया कि रिटेन करना मतलब उसको मतलब जिसे रोकने की कोशिश करना, बाधा बनना ट्रेड में, मतलब व्यापार में कोई करता है, ट्रेड में किसी के बाधा लाता है, तो वहाँ पे सेक्शन 27 को डिनोट किया गया है, जिसके थ्रू जो भी उपचार होने हैं उपचार होंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट रिटेन्ड ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग अगर चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उसके रोकने के लिए अगर कोई बाधा अगर बन रहा है तो वो सेक्शन उसके 28 में बताया गया। 29 में जो है वो इन्वॉल्विंग द अनसर्टेनिटी, मतलब कोई अनसर्टेनिटी है, मतलब जिसकी कोई अजम्पशन नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में जो 29 में बताया गया है। सेक्शन 30 में बताया गया है वे ऑफ द वेजर, मतलब बाजी का ठहराव जो है, बाजी का मतलब समझते हैं शर्त लगाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सेक्शन 30 में बताया गया है। 56 वाला याद रखिए, 56 वाला इंपॉर्टेंट भी है, कई जगह पूछा है। एग्रीमेंट ऑफ द इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब असंभव कार्य के लिए एग्रीमेंट अगर कोई करता है तो सेक्शन 56 में दिखाया गया है। असंभव कार्य का मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन से बोला कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, कोई जाए वो चांद और तारे रियल का तोड़ के लेके, हाँ बात अलग है कि आसपास कुछ ऐसा बना करके वो तोड़ ताड़ के लाके दे दे, या खुद के उसके हाथ पैर टूट जाए, लेकिन वो चांद तारे खुद के मतलब ऊपर वाले तो नहीं तोड़ सकता। तो ये सेक्शन 56 में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 31 में है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो कोई संयोगवश एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब जिसकी पहले से कोई डेफिनेशन नहीं थी, जिसका पहले से कोई विचार नहीं था, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेक्शन 31 में बताया गया है, 31 में बताया गया है। सेक्शन 32 में जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल अपॉन द हैपनिंग ऑफ द सम अनसर्टेन इवेंट। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है, मतलब जिसके बारे में प्रायः लोग नहीं समझ पाते हैं और वो हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स होगा तो वो सेक्शन 32 में बताया गया है। 33 में जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अपॉन नॉट द हैपनिंग द सर्टेन इवेंट।
अगर मतलब सर्टेन इवेंट मतलब जो पहले से डेफिनेट है कि ऐसा अगर होता है तो मैं ऐसा काम करूँगा, जैसे कि अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल गए तो मैं तुम दोनों मतलब हम दोनों क्या करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे। जब तक 5 लाख मिलेगा नहीं तब तक वो बिजनेस होगा नहीं। तो ऐसे मतलब कुछ सेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो है 33 में बताया गया है। 34 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल ऑफ द इवेंट बिकमिंग इम्पॉसिबल, अगर कोई इवेंट ऐसा है जो मतलब होना ही असंभव है, तो ऐसे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको इन्फोर्स करने की कोशिश किया जाता है तो वो सेक्शन 34 में बताया गया है। 35 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अपॉन नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट विद इन द सर्टेन टाइम, मतलब पर्टिकुलर जैसे वो 5 लाख मुझे 2 महीने में मिल गए तो ही मैं ये काम करूँगा। तो इससे रिलेटेड ऐसा अगर कोई पॉइंट है, आप अपने बुक में डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पे तो बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसा जो है मतलब समझ जाइए कि कॉन्टीजेंट है कि पर्टिकुलर जो संयोग अगर होगा तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो है आपका 31 से लेकर के 36 तक या 35 तक बताया गया है। 36 में भी देख लीजिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट अपॉन द हैपनिंग सर्टेन इम्पॉसिबल इवेंट इज वाइड। तो मतलब अगर कॉन्टीजेंट इवेंट है तो वो मे बी वाइड मतलब वाइड हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आप अपने बुक से एकदम डिटेल में करिएगा। 36 में जो है आप देख लीजिए ध्यान से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पेशेंस के साथ आप लोग देखिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लंबा है और मैंने बस उतना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने चूज़ किया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने नहीं इंक्लूड किया है। यहाँ से आपके सारे व्यू जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके परफॉर्मेंस भी इस वीडियो के हो सकता हो बहुत अच्छा हो। तो 37 में देख लीजिए, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसको आपको परफॉर्म करना है तो क्या क्या ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन को 37 में बताया गया है। सेक्शन 38 में जो है इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब कि कोई मतलब ऑफर है आपके सामने आया, उसको एक्सेप्ट करने से अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, तो उससे रिलेटेड जो है परफॉर्मेंस जो है वो सेक्शन 38 में बताया गया है। सेक्शन 39 में जो है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस अगर आपने किया है, प्रॉमिस को परफॉर्म मतलब पूरी तरह से करना है और उसको रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं कि मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है सेक्शन 39 में बताया गया है। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आगे के पॉइंट में देखिए, हु मस्ट परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ जो है सेक्शन 14 में बताया गया है, बाय प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रोमिसर खुद प्रस्तावक खुद कर सकता है या प्रस्तावित खुद कर सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटर भी कर सकता है, थर्ड पार्टी कोई रहेगा। बाय जॉइंट प्रोमिसर, मतलब पूरा प्रोमिसर सब मिल करके एक जॉइंट टाइप का बना कर सकते हैं। जॉइंट एंड द पर्सनल लाइबिलिटी होते हैं। और इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, तो ये जो है सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज करना है। तो इसमें जो है 37 to 61 है, थोड़ा सेक्शन लंबा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द फुलफिलमेंट, मतलब डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से आपको कैसे छुट्टी मिल जाएगी। तो सबसे पहला है जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोग के बीच में हुआ है उसको आप पूरी तरह से कर लीजिए, परफॉर्मेंस कर लीजिए, तो इस तरह भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। दूसरे क्या हैं, म्यूचुअल कंसेंट एंड द फ्री एग्रीमेंट के द्वारा, मतलब आपसी सहमति के द्वारा भी कर सकते हैं आप। 56 में बताया गया इम्पॉसिबल ऑफ द परफॉर्मेंस, अगर कोई वही 56 वाला भी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, अगर कोई किसी ने बोल दिया कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं, तो ये चीज़ अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। 37 में है ऑपरेशन ऑफ द लॉ, मतलब पर्टिकुलर किसी कानून के द्वारा भी क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। और 39 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बैरड और द लैप्स ऑफ टाइम, तो 39 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले कॉसी समझ जाइए कि यहाँ पे गर्भित होता है, जैसे ए ने अमेज़ॉन से एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मंगाया और डिलीवरी बॉय ने क्या कर दिया कि उस प्रोडक्ट को बी को दे दिया, और बी को जब वो मिल गया तो यहाँ पर ए मतलब गलती से मिला है बी को, तो यहाँ ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसको हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देख सकते हैं। तो 68 में होता है क्लेम फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड टू द पर्सन
इनकैपेबल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन देयर अकाउंट। नेक्स्ट जो है 69 में रिम्बर्समेंट ऑफ द पर्सन पेइंग द मनी ड्यू बाई अनदर इन द पेमेंट ऑफ विच ही इज़ द इंटरेस्टेड। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जोमेटो से अगर वो मंगा लेता और उसके सामने पिज्ज़ा आ जाता, ठीक है, तो क्या वो ए का इंतजार करता? ऐसा नहीं करता। वो बी क्या करता, उसको खा भी लेता और वहाँ पे वो पेमेंट भी कर देता है ना। तो ये 69 में ये बताया गया है। 70 में जो है ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट, मतलब कोई पर्सन जो है बेनिफिट को एंजॉय कर लेता तो उससे रिलेटेड इसमें पॉइंट बताए गए हैं। 71 में बताया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ द गुड्स, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कोई अगर कीमती सामान, जैसे बी जो है कीमती सामान पा गया होता अगर ए का, तो यहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ा सा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसको सेव करने के लिए। अब पिज्ज़ा पाया है तो पिज्ज़ा तो बचाया गया है नहीं। 72 में देखिए ये है कि लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू whom द मनी इज पास्ड बाय द मिस्टेक और द अंडर तो कोरेजन। तो यहाँ से ये रिलेटेड है, आप सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। आगे जो है मेन इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये याद करके जाइएगा और यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है बायर होता है सेक्शन 2(1) में। 2(2) में जो है वो डिलीवरी या सुपुर्दगी को डिनोट किया गया है, याद रखिएगा। डिलीवर करना मतलब प्रोडक्ट को सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देना है। फिर उसके बाद है 2(3) में क्या है, डिलीवरेबल स्टेट, मतलब वो वहाँ पे बताते रहते हैं ना, ट्रांजिट इन ए ट्रांजिट, मतलब तमाम तरह की डिटेल्स जो देते रहते हैं। तो 2(3) के अंतर्गत में बताया गया है। 2(4) में है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स के जो पर्टिकुलर क्या टाइटल हैं 2(4) में इस सेक्शन में बात किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका 2(5) में जो है वो फॉल्ट, सॉरी ये 2 लिख किया है, दोष है वो, दोष 2(5) में बताया गया है। 2(6) जो है वो फ्यूचर गुड्स की बात करता है। तो फ्यूचर गुड्स जो है मैंने शॉर्ट वाले क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर में मैंने लिए है। गेस्ट पेपर का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे जाकर गेस्ट पेपर जरूर देखें। तो फ्यूचर गुड्स जो होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। 2(7) जो होता है गुड्स के बारे में बात करता है। 2(8) जो होता है इंस्टॉलमेंट दिवालिया के बारे में बात करता है। 2(9) जो है मर्केंटाइल एजेंट की बात करता है। 2(10) जो है प्राइस की बात करता है और प्राइस वाले सेक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। 2(11) में जो प्रॉपर्टी की बात करता है, संपत्ति की बात करता है। 2(12) में जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात करता है। 2(13) में जो है सेलर की बात कर रहा है। 2(14) में जो है स्पेसिफिक गुड की, मतलब विशिष्ट किसी गुड्स की बात करता है। तो यहाँ तक आई होप सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे चलते हम लोग, ये लास्ट स्लाइड है आप लोग का। तो लास्ट स्लाइड में सेल्स ऑफ गुड्स के जो सेक्शन 4 में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब सेल्स करना है गुड्स का तो उसके पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट करने उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मुलेशन करते हैं, सेक्शन 4 में बात किया गया है। सेक्शन 5 में जो है मेथड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ द गुड्स, मतलब कौन से ऐसे मेथड को यूज़ करना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स के लिए, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सेक्शन 6 में जो बात कर सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय वस्तु की बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, किसके रिलेटेड, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी विषय वस्तु है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ करना है तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेक्शन 45 में अनपेड सेलर है। अनपेड सेलर लॉन्ग में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा अनपेड सेलर अदत्त विक्रेता को पढ़ के आप लोग जाइएगा। नेक्स्ट है टॉपिक जो है आपका निगोशिएबल एक्ट है, तो सॉरी हाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 में। तो यहाँ पे जो है 13(2) में जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन की बात करता है। बाकी इसमें जो आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना सा देखना है, ये 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए P4 मतलब प्रॉमिस हो गया, 4th सेक्शन हो गया, और P पर प्रॉमिसरी नोट्स हो गया। आगे जो है C6 याद कर लीजिएगा, चेक का हो गया, मतलब C इस तरह बनता है 6, देख ही रहे हैं चेक का होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है तो ये याद रखिएगा, मतलब B5, तो B5 जो होता है मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन नंबर 5 को डिनोट करता है। आगे देख लीजिए 7 में एक्सेप्टर ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब धारक कौन होता है, या धारक से, आप धारक वाला क्वेश्चन जो याद करके भी जाइएगा, धारक वाला और यथाविधिधारी इन दोनों के बीच में डिफरेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ याद करके जाइएगा आप लोग। तो सेक्शन 8 जो हो गया होल्डर को हो गया, और 9 जो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देख लीजिए, आगे में कुछ क्वेश्चन है, बस एक इंडोर्समेंट होता है और एक जो होता है मेच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की एक टाइम पीरियड के बाद जो होता है कोई भी नोट जो होता है, चाहे वो प्रॉमिसरी हो, कोई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो,
वो मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योरिटी के टाइम की बात करता है। और 15 में जो होता है इंडोर्समेंट की, अगर हम बात करते हैं इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि आप लोग ध्यान देते होंगे ना, मतलब चेक जब आप लोग बजाने जाएंगे तो उसके बैक साइड में वो क्या करता है, साइन सिग्नेचर मतलब आपसे भी करवाता है, कस्टमर से भी करवाता है और वो खुद भी करता है। तो यही मतलब पिष्ट के अंगन, पिष्टांकन मतलब पिष्ट के अंदर या पिष्ट के पीछे, पिष्ट के ऊपर कहीं पे भी अंकन कर देना, इसी को हम पिष्टांकन बोलते हैं। बुक में आप लोग लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में देख लीजिएगा, तो खैर मैंने इसे सिंपल में बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है इस वीडियो में कवर हो जाए और एग्ज़ाम के दौरान आपको कुछ निमोनिक, कुछ सिंपल निमोनिक्स मैंने देने की कोशिश की है ताकि जो आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइबर भी आपको बढ़ाना चाहिए, मेरा आप सभी से निवेदन है। और एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कितने नंबर का क्वेश्चन या कौन सेक्शन के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में, या ये वीडियो आपको कितना यूज़फुल लगा है, कितना मतलब उपयोगी हुआ है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी नई नई तरह के आइडियाज़ आएंगे कि हाँ हम भी कुछ आपके लिए बेहतर करें। थैंक यू, जय हिंद क्लास। और जाते जाते मैं बता दूं, जिनको भी बीएड या किसी भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो वो हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। हमारी कोचिंग जो सागर जौनपुर में चलती है, मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा 8780269447। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू क्लास।